वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, रेवेन्यू मॉडल देखेंगे, हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और एंड में हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। शुरू करते हैं बिजनेस से। बेसिकली विनती ऑर्गेनिक्स एक स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, जिसको नीश केमिकल्स भी बोला जाता है। अब इनके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इनको जानने से पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या रही है। सो बेसिकली 1989 में ये कंपनी शुरू हुई थी। मिस्टर विनोद सराफ इस कंपनी के फाउंडर है, इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। और मिस्टर विनोद पहले बिरला ग्रुप के साथ काम करते थे केमिकल सेगमेंट में। सबसे पहला प्रोडक्ट जो विनती ऑर्गेनिक्स ने शुरू किया था वो था आईबीबी। अब आईबीबी के लिए ये फ्रांस गए थे, मिस्टर विनोद फ्रांस गए थे और वहाँ से इन्होंने टेक्निकल नो-हाउ लिया। सो बेसिकली आईबीबी क्या है, जो आप आइबुप्रोफेन खाते हैं ना, उसमें आईबीबी यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। तो आईएफपी से, फ्रांस में आईएफपी से इन्होंने वो टेक्निकल नो-हाउ लिया, प्रोसेस कैसा होता है पूरा प्रोसेस सीखा, पूरा प्लांट बिठाया और उसके बाद ये आईबीबी में डील करने लगे। अब इन्होंने आईबीबी ही क्यों शुरू किया? सो बेसिकली तब इंडिया में आईबीबी कोई भी नहीं बनाता था, सब लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। और क्योंकि वो इंपोर्ट करते थे, आईबीबी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, राइट। सो विनती वही आईबीबी बहुत ही लो कॉस्ट में बना के दे सकती थी, इसलिए इन्होंने आईबीबी से शुरू किया। पहले ये आईबीबी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही बेच रहे थे उन कंपनियों को जो आइबुप्रोफेन बनाती हैं, और आज ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आईबीबी के। तो ऑलमोस्ट इनका 65 to 70% मार्केट शेयर है आईबीबी में। जैसे मैंने कहा कि जब इन्होंने आईबीबी स्टार्ट किया था तो ये सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे थे। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि एमएनसी कंपनीज को बेचें, लेकिन एमएनसी कंपनीज तब बेसिकली इनसे आईबीबी खरीद नहीं रही थी, क्योंकि उनको कोई इंडियन सप्लायर नहीं चाहिए था जिनसे वो आईबीबी खरीदे, क्योंकि तब क्वालिटी इश्यूज बहुत थे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने एमएनसी के साथ काम करना शुरू किया, इनकी क्वालिटी इंप्रूव की और एमएनसी के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विनती की अगर आप आगे भी देखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि विनती बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर रहा है हर एक प्रोडक्ट में। सो 2006 में भी, क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट प्रोड्यूसर था इनके सारे प्रोडक्ट्स का, तो इनका जो कॉम्पिटिटर्स थे ये लोग मार्केट एग्जिट कर ले रहे थे, क्योंकि जितना सस्ते में ये लोग प्रोडक्ट बना रहे थे उतना, या प्रोडक्ट बेच रहे थे उतना सस्ते में कोई और बना भी नहीं रहा था और बेच भी नहीं रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि इनके कॉम्पिटिटर्स एग्जिट हो गए मार्केट से, तो विनती को यहाँ पे बहुत फायदा हुआ, विनती का मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया। 2006 में BASF विनती का क्लाइंट बना और आज ऑलमोस्ट 40% के आसपास विनती को इनसे बिजनेस आता है आईबीबी से, क्योंकि BASF आइबुप्रोफेन बनाता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आइबुप्रोफेन का। विनती को आईबीबी से ऑलमोस्ट 15% सेल्स आता है, मतलब रेवेन्यू में आईबीबी 15% कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना, ये लोग आईबीबी में ऑलरेडी मार्केट लीडर थे, अच्छा खासा मार्केट शेयर ये लोग लेके बैठे थे। अब यहाँ से ग्रोथ इनकी ज़्यादा हो नहीं रही थी आईबीबी में, क्योंकि जब आप ऑलरेडी 65-70% का मार्केट शेयर लेके बैठे हो, वहाँ से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे, आपकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है बेसिकली। सो इनकी वजह से, क्योंकि इनको हमेशा ग्रो करना था और इनको ग्रोथ इसमें रहना था, इन्होंने फिर दूसरे प्रोडक्ट्स में आना शुरू किया। तो इनका सेकेंड प्रोडक्ट जो इन्होंने जो ये सेकेंड प्रोडक्ट में आए वो था ATBS। अब ATBS कहाँ यूज़ होता है? ATBS बेसिकली यूज़ होता है वाटर ट्रीटमेंट में, पेंट एंड पेपर कोटिंग्स में, टेक्सटाइल में, शेल ऑयल एंड गैस रिकवरी में। सो बेसिकली यहाँ पे ATBS का यूज़ होता है। ATBS भी वन ऑफ द नीश केमिकल्स है और ATBS इनका IP प्रोटेक्टेड बिजनेस है। NCL पुणे के साथ इनका जॉइंटली एक्सक्लूसिव पेटेंट राइट है, जिसकी वजह से ATBS में मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ना 1999 में इनको ATBS में एंटर करना था, तो 2001 के आसपास इन्होंने ATBS का प्लांट भी लगाया। ATBS को ना परफॉर्मेंस केमिकल भी बोला जाता है, तो दूसरे केमिकल को काम करवाने के लिए ATBS का यूज़ होता है। जब इन्होंने ATBS का प्लांट लगाया तो ATBS इनका एक्सेस इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि ATBS तभी चलता है, या फॉर दैट मैटर कंपनीज ATBS जो इनके क्लाइंट्स है वो ATBS तभी खरीदते हैं जब ATBS की क्वालिटी एकदम प्योर हो। ATBS तभी काम करता है जब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 2002 से 2006 तक कुछ भी नहीं था। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सब कैश बर्न आउट कर रहे थे ताकि इनका ATBS का क्वालिटी प्योर हो। लेकिन 2006 में
मिस्टर विनोद की जो बेटी हैं विनती सराफ, वो इस कंपनी में आई। आज वो सीईओ, एमडी और सीईओ है। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जैसे मिस विनती इस कंपनी में आई, तब से एवरीथिंग चेंज्ड। उन्होंने एक कंसल्टेंट लाया और उन्होंने पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज किया, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव किया, और तब जाके इनकी ATBS की क्वालिटी एकदम हाईएस्ट क्वालिटी बनी। NCL से ना इन्होंने टेक्निकल नो हाउ लिया था, जिसके वजह से ATBS में भी ये वन ऑफ द लोएस्ट मैन्युफैक्चरर्स बने। एकदम कम दाम पे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे ATBS की, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल नो हाउ लिया था NCL पुणे से। अब फिर से क्या हो गया ना, 2018 में लुब्रिजॉल जो है, जो चाइना की बेसिकली कंपनी है, वो भी ATBS बनाती थी, ठीक है। सो वो एग्जिट कर गई 2018 में इस मार्केट से। क्यों? क्योंकि जितना सस्ता ATBS विनती बना रही थी, उतना सस्ता लुब्रिजॉल नहीं बना पा रही थी। पूरे वर्ल्ड में विनती बहुत ही लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर थी ATBS की, जिसके वजह से लुब्रिजॉल को बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे और उन्होंने इस मार्केट से एग्जिट कर दिया। यहाँ पे फिर विनती को फायदा हो गया, उनका मार्केट शेयर फिर 15 to 20% से बढ़ गया। सो यहाँ पे आपने अगर एक नोटिस किया होगा, विनती क्या कर रही है बेसिकली, और आगे भी ये यही करेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। हर एक प्रोडक्ट में जब भी वो आ रही है, उसका टेक्निकल नो हाउ ले लेती है और एकदम कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बनाती है, जिसके वजह से वो मार्केट लीडर हो जाती है। पिछले कई प्रोडक्ट्स में तो उन्होंने ऐसे ही किया है। आज ऑलमोस्ट 60% सेल्स ATBS से आता है विनती ऑर्गेनिक्स को। अब जो थर्ड प्रोडक्ट था, इन्होंने फिर, जैसे मैंने कहा कि ATBS में ऑलरेडी 65 to 70% इनका मार्केट शेयर था। अब यहाँ से वो ज़्यादा कितना ग्रो करेंगे, राइट? ग्रोथ अगेन स्टैग्नेंट हो जाती है। फिर इन्होंने थर्ड प्रोडक्ट में आए। जो थर्ड प्रोडक्ट था वो था उनका IB। अब ये IB में क्यों है? IB के लिए भी इन्होंने टेक्निकल नो हाउ लिया साइपम इटली से। अब IB ही क्यों? अब यहाँ पर ना बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो ATBS बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उसमें से एक रॉ मटेरियल था IB। अब क्या हो रहा था ना, ATBS तो ये बना रहे थे, ATBS बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है IB, और भी दूसरे भी रॉ मटेरियल लगते हैं, लेकिन एक रॉ मटेरियल जो था IB, वो लोग ये इंपोर्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट करने की वजह से क्या हो रहा था, अगेन इनका ATBS बनाने का खर्चा थोड़ा बढ़ गया, कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई। सो ऐसे मैंने इन्होंने सोचा कि अगर IB जो है ये अगर ये खुद बना लेते हैं, उसकी वजह से इनका कॉस्ट और कम हो जाएगा, इसलिए इन्होंने IB बनाना शुरू किया। इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ATBS बनाने के लिए IB लग रहा है, IB को भी अगर मैं खुद ही बना लूँ तो उसकी वजह से मेरा कॉस्ट एकदम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ा स्ट्रक्चर बताती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ में कैसे वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन सब कुछ कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केमिकल के नाम आने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था, ATBS बनाने के लिए दो चीज़ें लगती हैं, ACN एंड IB। अब IB को बनाने के लिए MTBE लगता है। MTBE से कंपनी ने HT-MTBE बनाना शुरू किया, ये जो बेचते हैं। और HT-MTBE का बाय प्रोडक्ट जो बच रहा था, उसको भी कंपनी ने बेचना शुरू किया। बेसिकली यहाँ कंपनी कुछ वेस्ट नहीं करती, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको भी बेच देती है। अब जो IB है, आइसोब्यूटिलीन इसको बोला जाता है, इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं PTBT जो परफ्यूम्स में यूज होते हैं, PTBBA जो सनस्क्रीन में यूज होते हैं, और थर्ड ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स। बेसिकली ना अगर आपको ये केमिकल्स, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप सिर्फ इतना समझ लो कि हर एक प्रोडक्ट जो भी ये बना रही है, उसका अगर बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उसको भी कंपनी बेच देती है, उसके कुछ डेरिवेटिव्स निकल रहे हैं उसको भी कंपनी बेच देगी। जो ये प्रोडक्ट बना रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, ऑलमोस्ट कंपनी वो भी रॉ मटेरियल बना देती है। सो बेसिकली कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ये वेस्ट नहीं करते हैं। इनके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं या जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उससे भी कंपनी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के बेच देगी, या तो उस बाय प्रोडक्ट को ही बेच देगी। ये भी एक रीज़न है कि कंपनी एकदम लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि हर एक चीज़ जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो ऑलमोस्ट ये खुद बना लेती है। सो क्योंकि ये लोग बाकी के जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, जो वेस्टेज जो ये कंपनी कर नहीं रही है, उससे भी ये कंपनी कुछ ना कुछ कमा लेती है बेच के, या कुछ प्रोडक्ट बना के कुछ एक नए केमिकल बना के बेच देती है। तो ऐसे में ना इनके रेवेन्यूज बहुत अच्छे आ जाते हैं इन बाय प्रोडक्ट्स में से भी। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़
ये है, कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट में आ रही है, ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स। अभी हमने ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स देखा था उस चार्ट में। सो ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में ये कंपनी आ रही है। अब ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है आईबी, तो कंपनी ऑलरेडी आईबी में है। सो बेसिकली जो कंपनी आईबी बना रही है उससे जो ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स बनेंगे, अब कंपनी उससे पैसा कमाएगी। और इनका जो ATBS वाला जो प्रोडक्ट है ना, उसमें भी कंपनी अपनी फैसिलिटीज बढ़ा रही है ताकि ATBS की और ग्रोथ बढ़े। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि जो वीरल एडिटिव्स है वो इन्हीं की कंपनी है, विनती के ही प्रमोटर्स की कंपनी है वीरल एडिटिव्स। अब कंपनी उसको अपने साथ मर्ज कर रही है। क्यों? वीरल एडिटिव्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने के लिए ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स लगता है, जो कंपनी अभी ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में एंटर कर रही है। सो ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स से बनता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो गई कंपनी की कि जो वीरल एडिटिव्स एंटीऑक्सीडेंट्स बनाएगी वो रॉ मटेरियल किससे लेगी? विनती से ही लेगी, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनको इस ब्यूटिलेटेड फिनॉल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। विनती ऑर्गेनिक्स इंडिया में इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स बनाएगी जो एंटीऑक्सीडेंट्स में यूज होगा वीरल एडिटिव्स के लिए। बस इनके कुछ अप्रूवल्स आना बाकी है। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर मैं इंडिया की डिमांड की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10,000 टन्स की है। ग्लोबल डिमांड ऑलमोस्ट 3 लाख टन्स की है और विनती की यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 25,000 टन्स की। अब AO में भी, एंटीऑक्सीडेंट्स में भी विनती लार्जेस्ट प्लेयर रहेगी इस मर्जर के बाद। अब अगर आप गौर करोगे सो बेसिकली विनती का यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है कि हर एक प्रोडक्ट में विनती एंटर होती है, हर एक न्यू प्रोडक्ट में एंटर होती है और वहाँ पे टेक्निकल नो हाउ लेके या बेसिकली वहाँ पे मार्केट लीडर बन रही है थ्रू लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये कंपनी PAP में भी एंटर हो रही है। जो पैरासिटामोल हम खाते हैं उसमें ये PAP यूज होता है। बेसिकली बहुत सालों से, ऑलमोस्ट पता नहीं 10-15 सालों से कंपनी कोशिश कर रही है ये PAP में एंटर होने की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके मोड्स क्या है? मोड्स मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या ऐसा कंपनी में है कि इनसे इनके कॉम्पिटिटर्स एक तो एग्जिट हो जा रहा है या ये कॉम्पिटिटर्स को दूर रख रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी है वो है लोवेस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये टेक्निकल नो हाउ ले रही है जिसके वजह से ये पूरे मार्केट में हर एक प्रोडक्ट में ये लोवेस्ट कॉस्ट में ये अपना प्रोडक्ट बना रही है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये कि इस कंपनी के मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं वहाँ तो कंपटीशन अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे और लोग आएंगे, एंटर होंगे उस बिजनेस में, ये सोच के कि ये बिजनेस में अच्छा मार्जिन है, चलो इस बिजनेस में एंटर होते हैं। फिर भी ये कंपनी को एज सच इतना कंपटीशन से डर नहीं है, या आप एक तरह से बोल सकते हो कि थोड़े एंट्री बैरियर्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्जिन तो यहाँ ज़्यादा है। अब इसको समझते हैं। अब अगर मैं इनके ATBS प्रोडक्ट की बात करूँ ना, ये इनके पास IP प्रोटेक्टेड है, पेटेंट प्रोटेक्टेड है बेसिकली। तो यहाँ पर ये इसके अलावा ये अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो इनके पास ये पेटेंट प्रोसेस है। सो ये एक इनको फायदा हो गया, ठीक है। इसके वजह से इनके थोड़े मार्जिन ज़्यादा है। अब आप ये सोचिए कि मेरा विनती ऑर्गेनिक्स बिजनेस है, मेरा ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में 65-70% मार्केट शेयर है, ठीक है। मैं टेक्निकल नो हाउ लेके उस प्रोसेस लेके मैं पूरा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर हूँ मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरे पास इतनी सारी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी है, मैं लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर हूँ। कोई और क्या बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करेगा? नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि पूरा मार्केट शेयर इसके पास है, लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर है, जिसकी वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर्स ये इस मार्केट को छोड़ के चले गए। तो कोई एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा और ATBS में तो नहीं करेगा बिकॉज वो मेरा IP प्रोटेक्टेड बिजनेस है। जो मैं इनके हाई मार्जिन्स की बात कर रही थी ना, आगे जाके ये मार्जिन्स थोड़े कम हो सकते हैं। इसके रीजंस हम देखेंगे रिस्क में। तो अगर अब मैं रिस्क की बात करूं तो पहला रिस्क क्या है? इनको जब भी ग्रो होना होगा ना, इनको नए प्रोडक्ट्स लाते रहना पड़ेगा। हमने देखा कि पहले IB था, IB एक बार सैचुरेटेड हो गया, ATBS था, ATBS एक बार सैचुरेटेड हो गया, फिर IB भी था, अभी ये लोग ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में भी आ रहे हैं। तो हर बार इनको नए प्रोडक्ट्स लेके आने ही पड़ेंगे एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए, बेसिकली ग्रोथ के लिए। सेकेंड चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि इनका हाई मार्जिन बिजनेस तो है क्योंकि ATBS में ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन अब जब नए प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं जैसे ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स हो गया, IB हो गया, तो यहाँ पे ना इतने मार्जिन्स नहीं है एज कम्पेयर टू ATBS, इतने हाई मार्जिन्स नहीं है। तो आगे जाके भी जब भी ये लोग
ATBS में इनको 40% एबिटा मार्जिन है, तो नॉट नेसेसरी इनको उन सारे प्रोडक्ट्स में भी इनको 40% एबिटा मार्जिन मिलेगा। नहीं, ये मैनेजमेंट ने खुद बोला कि आगे जाके हो सकता है कि हमारे मार्जिन्स थोड़े से फ्लक्चुएट हो, यानी थोड़े कम हो। इसका ये एक रीज़न है कि भाई ATBS जितने मार्जिन्स इनको बाकी सारे प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगे जो भी ये नए प्रोडक्ट्स में एंटर करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ क्या हो गई ना, 2018-19 में आप देखोगे कि इनके रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा बढ़े। क्यों? क्योंकि लुब्रिजॉल जो था वो एग्जिट कर गया मार्केट से, इनका जो कॉम्पिटिटर था, इसकी वजह से इनको मार्केट शेयर ज़्यादा मिल गया और ग्रोथ ज़्यादा मिल गई। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम हो गया जब लुब्रिजॉल एग्जिट किया, क्योंकि उसके बाद सप्लाई कम हो गया ATBS में, तो सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ गया, राइट। सो ऐसे केस में इनका वहाँ से पैसा ज़्यादा आने लगा, मार्जिन्स बढ़ गए। तो ऐसे में क्या होगा ना, मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि अब सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है, अब सप्लाई अच्छा खासा है मार्केट में क्योंकि ये नई कैपेसिटी लेके आ रहा है, तो अब मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे। और फिर जैसे मैंने कहा कि नीश केमिकल्स में एंटर कर दे, तो यहाँ पर ना वो केमिकल का R&D करो, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, उस चक्कर में ना बहुत टाइम चला जाता है। तो हो सकता है कि इनके 5 साल में एक प्रोडक्ट आए या 6-7 साल में 2 प्रोडक्ट आए, राइट। सो ऐसे केस में यहाँ पर जो पीरियड है ना वो थोड़ा लॉन्ग बड़ा पीरियड हो जाता है कि इनको हर बार ये लोग हर साल नए प्रोडक्ट में नहीं आ सकते, राइट। जैसे अभी इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो है R&D में है, सो इनको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो जेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्ग है। हमने ATBS के यूसेज की बात की थी, तो ATBS का 30% यूसेज शेल ऑयल एंड गैस रिकवरी में होता है। अगर ऑयल एंड गैस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ATBS के डिमांड को अफेक्ट होगा। जैसे 2020 में क्योंकि ऑयल प्राइसेस डाउन हो गए थे, उसके वजह से ATBS की डिमांड भी कम हो गई थी, उसके वजह से इनको ATBS से रेवेन्यू भी कम हुआ था। आगे जाके ना ATBS से ग्रोथ आने वाली है, जैसे अभी मैनेजमेंट ने कहा है कि इनकी ATBS को काफ़ी अच्छी डिमांड मिली है क्योंकि अभी सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, तो ATBS को बहुत अच्छी डिमांड मिली है, सारी कैपेसिटीज़ फुल है। तो आगे जाके ATBS से काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये ATBS थोड़ा सिक्लिकल है, ये हमको ध्यान में रखना है। ATBS की क्यों डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि ऑयल एंड गैस से डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से ATBS की डिमांड बढ़ रही है। अगर आप 2020 में देखोगे ना तो इनकी ग्रोथ इतनी एज सच है नहीं। क्यों? इसी वजह से, ATBS की वजह से, क्योंकि ऑयल एंड जो शेल ऑयल एंड गैस की डिमांड की मैंने बात की, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से ATBS से इनको रेवेन्यू आया नहीं और वो 2020 के रेवेन्यूज़ में या 2020 के फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो पिछले 10 सालों में इनकी सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% से बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी है। 2018-19 में आपको ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। क्यों? क्योंकि 2018 में इनके कॉम्पिटिटर ने एग्जिट किया था मार्केट से, सो इसके वजह से यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। ROE अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी सारे इनके केमिकल कंपनीज से कंपैरिजन में इनका ROE बहुत अच्छा है क्योंकि ये निश सेगमेंट में है। फिर आपको फ्री कैश फ्लो दिख रहा होगा, फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है। थोड़ा आपको थोड़ा वोलेटाइल दिख रहा होगा क्योंकि इनको केपेक्स करना पड़ता रहता है, इनको प्लान्स, जैसे मैंने कहा कि हर न्यू प्रोडक्ट में इनको आना रहता है, राइट। तो हर 2-3 साल बाद आप देखोगे कि फ्री कैश फ्लो थोड़ा नीचे गया है क्योंकि हर कुछ साल में इनको कैपेसिटीज़ लगानी पड़ती है न्यू प्रोडक्ट में आने के लिए, जिसकी वजह से इनका केपेक्स थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्री कैश फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो मुझे थोड़ी ये कंपनी महंगी लगती है इस प्राइस पे। क्यों? देखो, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जो अभी मिस विनती हैं वो भी बहुत अच्छे से कंपनी को मैनेज कर रही है। बेसिकली 2006 के बाद जब से विनती सराफ आई है इस कंपनी में, तब से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात तो तय है क्योंकि इनका जो ATBS का जो प्रोडक्ट है, जो वो सेगमेंट है, वहाँ से जो रेवेन्यू आते हैं वो ऑयल और गैस रिकवरी, शेल ऑयल और गैस रिकवरी से आते हैं। तो वहाँ पर अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी शेल ऑयल गैस में, तो यहाँ पे इनके रेवेन्यू में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी और इनके स्टॉक प्राइस में भी होगी, जो कि कोरिलेटेड है, ठीक है। सो अभी के प्राइस पे मुझे ये थोड़ा महंगा लगता है। 2021 में ना आप देखोगे कि इनके रेवेन्यू थोड़े फ्लैट रहेंगे या ज़्यादा ग्रोथ वहाँ होगी नहीं। सो बेसिकली ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन, हम जब वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो ये एक बोल सकते हैं कि अगर 2021 में जैसे इनके जो रेवेन्यूज फ्लैट होंगे तो हो सकता है
ज़्यादा रिजल्ट आने के बाद मार्केट इसमें थोड़ा करेक्शन करे, हो सकता है, मुझे नहीं पता। और जो PAP की हमने बात की थी कि कंपनी ऑलमोस्ट 20-25 साल से एंटर होने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे भी हमें कुछ पता नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, राइट। क्योंकि ये कंपनी ऐसी है ना कि आपको बार बार मौका देगी डिप्स पे खरीदने का, क्योंकि इसके करेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा थोड़ा सिक्लिकल है ये, तो करेक्शंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये कंपनी में आप तभी एंटर करना, एक तो डिप्स पे, सेकेंड चीज़ तब जब आपको ये बिजनेस समझता हो और आपको ये बिजनेस अच्छा लगता हो। अगर आपको ये बिजनेस नहीं समझता, अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ आप इस कंपनी में एंटर मत कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।